नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक कैंपस पर। दोस्तों, किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे। कल हमने ये समझा था कि किसान आंदोलन होते क्या हैं, ये आंदोलन क्या होता है और राजस्थान में जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे उनके पीछे कारण क्या है। फिर अपन ने समझा था कि राजस्थान के क्षेत्रों के हिसाब से कौन कौन से किसान आंदोलन चलाए गए थे। क्षेत्रों में सबसे पहले हमने मेवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन से शुरुआत की थी, जिसमें 3 प्रमुख किसान आंदोलन थे। जाट किसान आंदोलन, उसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन हुआ था मातृकुंडिया में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद बिजोलिया राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण। यह भारत का पहला व्यवस्थित किसान आंदोलन माना जाता और भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन भी माना जाता है, जो लगभग 44 वर्ष तक चला था। 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1941 ईस्वी में खत्म हुआ था। इसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था, जिसमें शुरुआत के अंदर साधु सीताराम दास, फिर आ जाते हैं विजय सिंह पथिक और अंत में जमनालाल बजाज। तो इस आंदोलन को करने के बाद में दोस्तों अपने अगले आंदोलन पे आते हैं। अगला दोस्तों किसान आंदोलन जो है वो कौन सा है? बेगू किसान आंदोलन। बेगू जो स्थान था, बेगू जो ठिकाना था, ये कहाँ स्थित था? मेवाड़ में। मेवाड़ में कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित था। चित्तौड़गढ़ में स्थित बेगू का जो ठिकानेदार था वो कौन था? ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह एक निर्दयी व्यक्ति था और यह किसानों से जोर जबरदस्ती करके अपना लगान वसूलता था और साथ ही साथ बहुत सारी अनावश्यक लाग बाग भी उन पे लगा देता था। तो दोस्तों इसमें जो कारण है, इस बेगू किसान आंदोलन के कारण जो है, जो पहले हमने पढ़े थे कॉमन, वही सारे कारण हैं। इसमें सबसे पहला क्या था कि अत्यधिक लगान की दर, दूसरा अनावश्यक लाल बाग, अनेक प्रकार की लागतें ठाकुरों द्वारा, जागीरदारों द्वारा किसानों पे थोप दी जाती थी। तीसरा इसके नकदी की व्यवस्था या कठोर तरीके से कर वसूलने की व्यवस्था और जोर जबरदस्ती करना, किसान को उसकी पैतृक भूमि से निकाल देना। तो इस प्रकार के जो प्रमुख कारण जो अपन पहले देख चुके हैं, वही कारण जो थे बेगू किसान आंदोलन में भी थे। अब दोस्तों हुआ क्या था कि इन सब कारणों से प्रभावित होकर किसानों ने 1921 में किसान जो थे, यह मेवाड़ के किसान थे, जिन्हें पता चल रहा था कि बिजोलिया के अंदर किस प्रकार किसान जो है संगठित होकर ठिकानेदारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो दोस्तों जो बेगू के थे किसान थे, वह भी क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होते हैं और वह भी ये निर्णय करते हैं कि हम भी बिजोलिया किसान आंदोलन के जैसा एक आंदोलन यहाँ बेगू में भी करेंगे। तो यह 1921 में भैरूकुंड नाम के स्थान पे एक आम सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी किसान मिलकर निर्णय लेते हैं कि हम बिजोलिया किसान आंदोलन जैसा एक आंदोलन बेगू में चलाएंगे और सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। अब दोस्तों इनका जो नेता था, इस किसान आंदोलन का जो नेता था वह कौन था? राम नारायण चौधरी। अब राम नारायण चौधरी जो था, यह पथिक जी द्वारा इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप बेगू के किसान आंदोलन की जिम्मेदारी संभाली। अब दोस्तों यह जो थे, यह राजस्थान सेवा संघ के ही सदस्य थे। राजस्थान सेवा संघ के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में पथिक जी द्वारा की गई थी, जो राजस्थान के किसानों में जन जागृति का कार्य करते थे। राजस्थान के किसानों को जागरूकता फैलाने का, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराने का, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करने के लिए उनका मदद करनी, उनका साथ देना। तो राजस्थान सेवा संघ का जो साथ था बेगू किसान आंदोलन में पूरा था। अब दोस्तों जो मेवाड़ की सरकार थी वह इस किसान आंदोलन से दबाव में आ जाती है और एक ट्रेंच कमीशन, एक
ट्रेंच कमीशन की गठन करती है जो किसानों की समस्याओं की जांच करता है। तो मेवाड़ सरकार द्वारा किसका गठन होता है? एक ट्रेंच आयोग का। अब ट्रेंच आयोग का मुख्य कार्य क्या था? किसानों की समस्याओं की जांच करना और उनकी समस्याओं को खत्म करना। लेकिन दोस्तों जो ट्रेंच व्यक्ति जो था ये बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। इसने क्या किया कि निहत्थे किसानों की एक आम सभा पर अंधाधुंध गोलीबारी करवा दी, जिससे कई किसान जो थे अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो दोस्तों 1923 के अंदर क्या होता है? गोविंदपुर हत्याकांड। आपको ये ध्यान रखना, क्या होता है 1923 के अंदर गोविंदपुर हत्याकांड। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेंच जो था यह किसानों की आम सभा में अंधाधुंध क्या है? गोलियां चलवा देता है, जिसमें दो किसान जो है कृपा जी और रूपा जी, यह क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। दो किसान कौन? कृपा जी और रूपा जी, यह क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों इस हत्याकांड के बाद जो किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बड़े स्तर पर राज्य सरकार, मेवाड़ सरकार का विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिससे मेवाड़ सरकार और दबाव में आती है और वह ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता करवाती है। यह समझौता कौन सा होता है? जो 1923 में होता है। अब ये समझौता क्या हुआ था? बोल्वेसिक संधि। इस समझौते का नाम क्या है? बोल्वेसिक संधि। अब इस समझौते में हुआ किस किस के मध्य था? अनूप सिंह और किसानों के मध्य, बेगू के किसानों के मध्य, जिसके अंदर किसानों पर जो अनावश्यक लाग बाग थोपी गई थी उनको क्या है? माफ कर दिया गया। अब दोस्तों ये जो बोल्वेसिक शब्द होता है, इस बोल्वेसिक शब्द का जो अर्थ, ये एक रूसी शब्द है। इसका अर्थ क्या है? किसान या मजदूर। तो दोस्तों बेगू किसान आंदोलन स्पष्ट है। बेगू कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में 1921 के अंदर भैरूगुंड नाम के स्थान से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व किन्होंने किया? राम नारायण चौधरी। और साथ ही साथ में कौन सी संस्था ने इस आंदोलन का सहयोग किया था? वो थी राजस्थान सेवा संघ। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक ट्रेंच आयोग का गठन किया गया जिसने किसानों की समस्याओं की जांच करनी थी। इसके बाद गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, जिसके अंदर क्या होता है? कृपा जी और रूपा जी नाम के किसान शहीद हो जाते हैं। ट्रेंच के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। और लास्ट में इस किसान आंदोलन का समापन किससे होता है? बोल्वेसिक संधि में, जिसमें कि ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता होता है और अनावश्यक लाग बागों को माफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेवाड़ के जो प्रमुख किसान आंदोलन थे, जाट किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और अपना बेगू किसान आंदोलन, ये और परीक्षा की दृष्टि से आपके ये जो बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं बूंदी क्षेत्र के किसान आंदोलनों। अगला दोस्तों आता है बूंदी किसान आंदोलन। अगला आंदोलन कौन सा आता है दोस्तों? बूंदी किसान आंदोलन। अब बूंदी किसान आंदोलन को कई दफे नाम दे दिया जाता है बरड़ किसान आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बरड़ गांव से। तो कई दफे आपको नाम बरड़ भी मिल जाएगा, तो बरड़ नाम से कंफ्यूज मत होना। यह बरड़ गांव जो है किस में स्थित था? बूंदी रियासत में या बूंदी राज्य में। अब यह आंदोलन कब से कब तक चल रहा था? 1922 से 1925 के मध्य। अब दोस्तों यहाँ जो कारण है उसमें क्या है, आपको महत्वपूर्ण रूप से दो कारण ध्यान रखने। बाकी जो पहले कारण बताया था, जैसे लागतें, अनावश्यक लागतें, लगभग से 25 लागतें यहाँ पे ली जाती थी। 25 मैंने बताया था बिजोलिया किसानों को लगभग से 84 लागतें देनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ के किसानों को फिर भी कम देनी पड़ती थी 25। बेगार जो थी वो बिना मेहनताने के मजदूरी करवाना, काम करवा लेते थे, देते कुछ नहीं थे, और साथ ही साथ ऊंची दर पर लगानी है तो थी ही। इसके साथ में एक इन्होंने क्या है कि बूंदी के शासन ने, अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ जो था किसानों ने आंदोलन किया था बूंदी राज्य के खिलाफ। बूंदी राज्य के खिलाफ पहले हमने देखा है दोनों के अंदर क्या है, ठिकानेदार के खिलाफ आंदोलन किया गया था, मुख्य रूप से होता और राज्य के खिलाफ भी है, लेकिन राज्य और किसानों के मध्य वहाँ कौन था? ठिकानेदार।
यहाँ राज्य और किसानों के बीच में कोई नहीं है। किसान जो है सीधा का सीधा राज्य के विरुद्ध क्या है, आंदोलन कर रहे हैं। अब यह क्यों कर रहे थे, क्योंकि राज्य जो था, बूंदी राज्य था, बूंदी रियासत जो थी वह उनसे जबरदस्ती के कर ले रहा था युद्ध कोष के लिए। मतलब अपने राज्य अपनी लड़ाइयों के लिए किसानों से जबरदस्ती का कर वसूल रहा था। वह क्या था कि 1 रुपये पर 1 आना, 1 रुपये पर 1 आने की दर से किसानों से युद्ध कोष का कर लिया जा रहा था। और साथ ही साथ राज्य का जो प्रशासन था वह पूरी तरीके से भ्रष्ट, बगैर किसी रिश्वत के इनका कोई काम होता नहीं था। अगर किसान को लगान भी देना है ना तो भी उसे रिश्वत देनी पड़ती थी। मतलब पूरी तरीके से अभिशाप के रूप में थी यहाँ रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। जैसे आज की हमारी स्थिति है ना, आज से भी बदतर स्थिति थी। तो राज्य प्रशासन क्या था, पूरी तरीके से भ्रष्ट। तो इस कारणों में 2 महत्वपूर्ण कारण आते हैं। एक तो बूंदी का राज्य प्रशासन जो था वह उन पे अतिरिक्त कर का बोझ डाले हुए था युद्ध कोष के लिए, और दूसरा राज्य का प्रशासन जो था वो बहुत भ्रष्ट था। अब दोस्तों इस किसान आंदोलन के नेता कौन थे, नेता इसके नैनू राम शर्मा। अब यह भी दोस्तों किसके सदस्य थे, राजस्थान सेवा संघ के। इसके नेता कौन थे, नैनूराम शर्मा, और यह किसके सदस्य थे, राजस्थान सेवा संघ। अब दोस्तों यह भी किसान आंदोलन जो था वह बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलनों से प्रभावित था, और उन्हीं के नेता जैसे विजय सिंह पथिक जो थे वह इसके मार्गदर्शक भी थे। अब दोस्तों ये किसान आंदोलन शुरू कब होता है, यह होता है शुरू अप्रैल 1922 में, जब बूंदी के किसान बरड़ गांव में एक किसान आम सभा आयोजित करते हैं, और वह वहां पर अपनी समस्याओं का विचार विमर्श करते हैं और एक निर्णय पे आते हैं कि वह शासन के विरुद्ध क्या है, एक किसान आंदोलन शुरू करेंगे। तो अप्रैल 1922 में बरड़ गांव के अंदर किसानों की एक आम सभा होती है, जिसमें किसान इकट्ठा होते हैं और एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि वह बूंदी शासन के विरुद्ध क्या है, आंदोलन करेंगे। तो आपको नाम क्या ध्यान रखना, बरड़ कहाँ से आया था, यहाँ सबसे पहले क्या हुआ था, एक आम सभा, किसानों की एक आम सभा हुई। फिर दोस्तों 28 जुलाई 1922 को ये किसान जो थे बूंदी रियासत के, ये वापस इकट्ठा होते हैं डाबी नाम के गांव में। कहाँ पे, डाबी नाम के गांव में, और वहाँ 2 बड़े निर्णय लेते। पहला तो क्या है कि राज्य के जो आदेश है उनकी वे अवहेलना करेंगे या उनको क्या है, मानने से मना कर देंगे। जैसे राज्य के जो है युद्ध कोष के लिए उनसे कर वसूल रहा था, तो किसान जो है वो स्पष्ट रूप से मना कर देंगे कि हम आपको ऐसा कोई कर नहीं देंगे। तो राज्य के आदेशों की अवहेलना कैसे होगी, जब आप कोई काम मना कर देते हो। अब सरकार कर मांग रही है आपसे, आप कर नहीं दे रहे हो। और दूसरा, जो राज्य के कर्मचारी है यह कर वसूलने के लिए किसानों से क्या है, मदद लेते थे। जैसे जो कोई राज्य के कर्मचारी अब किसी गांव में आएंगे, गांव से कर वसूलेंगे, तो उनके यहाँ पे वो रुकेंगे, वहाँ खाएंगे पिएंगे, वहाँ अपना सारे काम करेंगे। तो किसानों ने यह भी निर्णय ले लिया कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों को हम किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देंगे। तो कुल मिला के इन बूंदी के किसानों ने निर्णय ले लिया कि हम राज्य सरकार का सहयोग, राज्य सरकार की बात मानना, उसके आदेश मानना पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो ऐसा अगर हो, ऐसा राज्य के अंदर हो, तो सीधी सी बात है राज्य उसका कैसे प्रतिक्रिया करेगा, गोलीबारी से। पहले तो यही होता था कि किसान अगर प्यार से आपकी बात नहीं मानता है तो क्या है, गोली मार दो बस। तो ऐसा ही हुआ क्या है कि 2 अप्रैल 1923 के अंदर डाबी हत्याकांड, हमारे राजस्थान के इतिहास में ऐसा लगभग सा हर किसान आंदोलन में कोई ना कोई ऐसा हत्याकांड हुआ। तो आपको ये हत्याकांड जो है ना वो सारे ध्यान रखना है। तो ऐसा ही हत्याकांड डाबी में भी हुआ। अब राज्य के किसानों ने क्या है, बूंदी राज्य के किसानों ने क्या है, बूंदी रियासत के सहयोग करना बंद कर दिया। तो उसमें बूंदी रियासत के शासक जो थे वो गुस्से में आए और उन्होंने क्या है, एक
पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, उनके नेतृत्व में क्या है कि एक किसानों की आम सभा चल रही थी। उस आम सभा में गोलियां चलवाती। जो डाबी हत्याकांड हुआ था, इस डाबी हत्याकांड के अंदर किसानों की एक आम सभा चल रही थी। आम सभा ना, जहां निहत्थे किसान इकट्ठा होते हैं और वह अपनी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो वही इकराम हुसैन, जो उस समय वहाँ के एसपी थे, मेवाड़ रियासत में एसपी या पुलिस अधीक्षक थे, तो वह क्या करते हैं, इन निहत्थे किसानों की आम सभा पर गोलियां बरसा देते हैं। तो इसमें 2 किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं, एक नानक जी भील और देवलाल गुजर। तो यह 2 किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। और इसके अंदर इकराम हुसैन नाम के पुलिस अधीक्षक ने क्या है, निहत्थे किसानों पर गोलीबारी करवाई थी। और इसके अंदर 2 किसान नानक जी भील और देवलाल गुजर शहीद हो गए थे। इसके बाद दोस्तों नैनूराम शर्मा ने मेवाड़ बूंदी शासन को कई पत्र लिखे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई या इकराम हुसैन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अंत में यह किसान आंदोलन जो है वह धीरे अपना महत्व खो देता है। तो दोस्तों, यह किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, जिसे हम बहर किसान आंदोलन भी कहते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने। और इसके अंदर जो प्रमुख घटना हुई थी वह क्या हुई थी? डाबी हत्याकांड, जिसके अंदर नानक जी भील और देवलाल गुजर ये क्या है, शहीद हो गए थे। अब दोस्तों हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण क्षेत्र के किसान आंदोलन पे, जो है मेवात। तो दोस्तों अब अगले क्षेत्र के किसान आंदोलन, अगला क्षेत्र कौन सा है? मेवात आपको मैंने पहले बताया है कि मेवात कहाँ स्थित है। मेवात किस क्षेत्र को बोला जाता है? अलवर भरतपुर, या ऐसा क्षेत्र जहां पर मेव जाति के लोग रहते हैं। किस जाति के? मेव जाति के लोग जहां रहते हैं वह क्या कहलाता है? मेवात। अब दोस्तों यहाँ पर 2 किसान आंदोलन प्रमुख हुए थे, तो अलवर किसान आंदोलन, दूसरा हुआ था मेव किसान आंदोलन। तो पहले हम देखते हैं अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन हुआ था 1921 से 1925 के मध्य। अब दोस्तों यहाँ जो अलवर के अंदर एक बड़ी समस्या थी जंगली सुअरों की। जंगली सुअर जो थे, यह क्या है कि राज्य सरकार द्वारा पाले जाते थे। अब यह जंगली सुअर क्या करते थे कि यह किसान के खेतों में खड़ी फसल जो थी उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देते। तो किसान के लिए यह जंगली सुअर जो है बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा। तो इस अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत जो होती है पहले किस समस्या से होती है? इन जंगली सुअरों की समस्या से। तो राज्य सरकार जो थी वह इन सुअरों को मारने से क्या है, मना कर देती है, या उस पर क्या लगा रखा था, इसने बैन लगा रखा था। मतलब राज्य सरकार मतलब आप कोई किसान जो है जंगली सुअर की हत्या नहीं कर सकता था। तो इस बात से किसानों में रोष पैदा होता है और किसान जो है वो अपनी फसलों को बचाने के लिए 1921 के अंदर एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिससे राज्य की सरकार, अलवर राज्य की सरकार जो है वो दबाव में आती है और किसानों को क्या है, वह सूअरों को मारने की इजाज़त दे देती है। तो यह तो थी प्रारंभिक शुरुआत किसान आंदोलन की, और इसके अंदर किसानों को जीत भी मिली। लेकिन असली जो किसान आंदोलन शुरू होगा वह होगा अब होता क्या है कि किसानों की जीत से प्रभावित होके जो अलवर के शासक थे महाराजा जयसिंह, अलवर के शासक जो थे महाराजा जयसिंह, वो क्या करते हैं कि 1923-24 के अंदर लगान की दर को क्या अत्यधिक बढ़ा देते हैं। अब ऐसी ज़्यादा किसान लगान की दर कर देते हैं कि किसानों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि इतनी कर या इतना लगान वो अगर देंगे तो उनके पास क्या बचेगा। तो उसी के लिए किसान क्या है, एक आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। अब दोस्तों इस आंदोलन के अंदर क्या होता है कि महाराजा जयसिंह जो थे वह दोबारा अपनी क्रूरता दिखाते हैं, और इसमें क्या होता है, नीमू चना हत्याकांड। क्या होता है,
नीमू चढ़ा हत्याकांड। अब दोस्तों इस नीमू चढ़ा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, या राजस्थान का जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा में भी। अब दोस्तों ये हुआ कब था? 14 मई 1925 को। कब हुआ था ये? 14 मई 1925 को। हुआ क्या था कि जो महाराजा जय सिंह ने इतनी अधिक मात्रा में लगान की दरों को बढ़ा दिया था, तो स्वाभाविक सी बात है किसान इसका विरोध करेंगे। तो उसी विरोध के लिए किसान जो है वह अलवर के एक गांव नीमू चढ़ा में इकट्ठा हुए, जहां लगभग से 800 किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इस बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध किया और मना किया कि हम लोग इतनी ऊंची लगानों की दर नहीं दे सकते। अब दोस्तों होता क्या है कि जो महाराजा जय सिंह की तरफ से सेना एक भेज दी जाती है नीमू चढ़ा में। अब नीमू चढ़ा में सेना का कमांडर था छज्जू सिंह। सेना का कमांडर कौन था? छज्जू सिंह। अब छज्जू सिंह क्या करता है कि इन निर्दोष निहत्थे किसानों पर अंधाधुंध मशीन गनों से क्या है गोलीबारी शुरू करवा देता है। जलियांवाला बाग के अंदर भी यही हुआ था। जनरल डायर जो है, जनरल डायर क्या करता है कि निहत्थे लोगों पे गोलीबारी शुरू करवाता है मशीन गनों से। तो ऐसे ही छज्जू सिंह ने क्या किया? छज्जू सिंह ने क्या किया कि निहत्थे किसानों पर गोलीबारी करवा दी। अब यह घटना जो हुई थी इसमें कई किसान जो थे अपनी जान गंवा देते। तो दोस्तों स्वाभाविक सा है कि इतनी कोई विभत्स घटना होती है, इतनी कोई भयानक घटना होती है जिसमें खूब सारे किसान मारे जाते हैं, तो उसका भारत के स्तर पर बहुत विरोध हुआ था। इसीलिए इस घटना की आलोचना और अलवर शासन की आलोचना की गई थी रियासत अखबार में, प्रताप अखबार में और तरुण राजस्थान में। तो आपको सवाल क्या पूछा जा सकता है कि नीमू चढ़ा हत्याकांड हुआ कब था? कब हुआ था? 14 मई 1925 में। कहाँ हुआ था? यह अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था यह? अलवर में। क्यों हुआ था? क्योंकि महाराजा जय सिंह ने क्या है लगान की दरों को अत्यधिक बढ़ा दिया था, तो उसके विरोध में किसान क्या है इकट्ठा हुए थे। अब दोस्तों इसकी आलोचना किस किस अखबार में हुई थी? तो यह आपको ध्यान रखना है, रियासत, प्रताप और तीसरा तरुण राजस्थान। अब प्रताप समाचार पत्र है, यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित होता था और इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी बहुत उल्लेख किया गया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली वह किसी से मिली थी? इसे प्रताप समाचार पत्र से ही मिली। अब दोस्तों इतना बड़ा कांड होता है तो गांधी जी भी इसकी आलोचना किए बिना कैसे रह सकते? तो गांधी जी ने इस घटना की, इस हत्याकांड की तुलना किससे की थी? जलियांवाला बाग से। अब दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि गांधी जी ने किस घटना की जलियांवाला बाग से तुलना की थी और साथ ही साथ किसमें की थी? तो गांधी जी के द्वारा जो एक पत्रिका निकाली जाती थी वह कौन सी थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया जो पत्रिका थी वह गांधी जी द्वारा निकाली जाती थी। उसी के अंदर गांधी जी ने इस नीमू चढ़ा हत्याकांड की तुलना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से और यहाँ के शासन को क्या बोला? डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड मतलब दोहरा हत्याकांड। मतलब एक तरफ तो अंग्रेज जो है वह क्या है कि किसानों की जान लेने पे तुले हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ के शासक, रियासतों के शासक वह भी जो है लोगों की, किसानों की, आम जनों की जान लेने पे तुले हुए। तो डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड या दोहरा हत्याकांड क्या है? इसको क्या कहेंगे? इसको दोहरा हत्याकांड। तो दोस्तों नीमू चढ़ा हत्याकांड जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 में हुआ था। इसके अंदर कई किसानों की जान गई थी। किसके द्वारा? छज्जू सिंह की अंधाधुंध गोलीबारी द्वारा। इसकी आलोचना किस किस में हुई थी? रियासत समाचार पत्र में, प्रताप समाचार पत्र में, तरुण समाचार पत्र में। और गांधी जी ने इसे क्या बोला था? जलियांवाला बाग घटना, राजस्थान की जलियांवाला बाग घटना। और उन्होंने क्या बोला? यह क्या है?
डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, मतलब दोहरा हत्याकांड। तो दोस्तों यह जो था अलवर किसान आंदोलन। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आती है, एक सीता देवी थी, यह एक किसान की पुत्री थी, रघुनाथ की, वह भी इस हत्याकांड से बुरी तरीके से प्रभावित होती है और इस क्या बड़े स्तर पर विरोध करती है, इस ऐसे हत्याकांड का बड़े स्तर पर विरोध करती है। कौन है ये? सीता देवी। सीता देवी जो थी ये नीमूचना हत्याकांड के अंदर भाग लेती है और नीमूचना के अंदर जो कुछ भी हुआ उसका विरोध करती है। ये किसकी बेटी थी? किसान रघुनाथ की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस नीमूचना हत्याकांड के बाद में किस महिला ने आंदोलन चलाया था, तो वो कौन है? सीता देवी। यह नीमूचना की ही थी और वहीं के किसान की बेटी थी। अब दोस्तों दूसरा किसान आंदोलन जो आता है वो मेव किसान आंदोलन होता है। मैंने अभी बताया था कि मेवात क्षेत्र में कौन रहते हैं? मेव जाति के लोग। अब मेव जाति क्या है? मुसलमानों की एक जाति है। अब यह जो था, यह किसान आंदोलन जो हुआ था, यह अत्यधिक लगान दरों के विरुद्ध, लाल बागों के विरुद्ध और मेव जाति के लोगों की अन्य सामाजिक समस्याओं के खिलाफ भी था। तो इस आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? इस आंदोलन के नेता थे चौधरी यासीन खान और मोहम्मद अली बेग। मेव किसान आंदोलन के नेता कौन थे? चौधरी यासीन खान और मोहम्मद अली बेग। अब दोस्तों इस आंदोलन में मेवों ने क्या है, खरीफ फसल पर लगान देने से क्या है, मना कर दिया। ये चौधरी यासीन खान और इन्होंने निर्णय लिया कि यह खरीफ फसलों पर क्या है, लगान नहीं देंगे। तो दोस्तों होता क्या है, 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में क्या होता है कि जो अलवर के शासक थे वह क्या एक बड़ी सेना भेज देते हैं नगर तहसील में, भरतपुर की नगर तहसील में, और वहाँ पर जबरदस्ती किसानों से क्या है, कर वसूलते हैं। वहाँ जोर जबरदस्ती करके किसानों से कर वसूलते हैं और इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल देते हैं। तो दोस्तों मेवात के अंदर दो किसान आंदोलन हुए थे, एक अलवर किसान आंदोलन, दूसरा मेव किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी नीमूचना हत्याकांड, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं शेखावटी क्षेत्र के किसान आंदोलनों पर। अब दोस्तों अगला क्षेत्र आता है शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि शेखावटी क्षेत्र स्थित कहाँ पर है, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ क्षेत्र। तो यह सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र के अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन हुआ था वह हुआ था सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन के अंदर दोस्तों जो प्रमुख कारण थे, सीकर किसान आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे वो वही लगानों की ऊंची दर, अत्यधिक मात्रा में लगान वसूल करना, इसके बाद अनावश्यक लाग भाग, किसान से जबरदस्ती लागतें थोपना, उनसे जबरदस्ती काम करवाना, और साथ ही साथ सामंती जुल्म। अब दोस्तों यह जो क्षेत्र था यह क्या है, सामंतियों द्वारा मुख्य रूप से चलाया जाता था। तो इस क्षेत्रों के अंदर सामंत जो थे, सामंत जो राजा के अधीन होकर कार्य करते थे, वह क्या है कि अपना बहुत प्रभाव बनाए हुए थे और उनके जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था। और दोस्तों यह जो क्षेत्र है, यहाँ जो प्रमुख जाति है वह कौन है, जाट। यहाँ जाट जाति के किसान जो थे वह बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। तो इन्होंने ही यह सीकर आंदोलन या शेखावटी क्षेत्र के जो भी किसान आंदोलन है उनका नेतृत्व किन्होंने किया है, जाटों ने। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि राजस्थान के जो किसान आंदोलन है वो मुख्य रूप से जाति आधारित है। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति थी, धाकड़ जाति। अलवर, भरतपुर या मेवात क्षेत्र के अंदर कौन सी किसान जाति थी, मेव किसान जाति। या शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन किसान है, जाट जाति के किसान। अब दोस्तों हुआ क्या था, जैसे मैंने अभी बताया था कि सामंतों का अधिकार जो था इन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा था, सामंतों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो सामंत जो थे अपनी मनमर्जी करते थे। तो ऐसे ही सीकर के एक सामंत थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह क्या है, बगैर किसी कारण
लगान में 25% वृद्धि कर देते हैं, बगैर किसी कारण लगान के अंदर 25% वृद्धि कर देते हैं। वो भी कब? जब सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने पर, मतलब किसान की फसल अच्छी हो तो फिर भी वो बढ़ा हुआ कर दे सकता है, बढ़ा हुआ लगान दे सकता है, लेकिन जब उसके पास खुद के पास खाने का नहीं है, उस समय कल्याण सिंह क्या करता है? 25% लगान में वृद्धि कर देता है। अब यह जो थे किसानों के जुल्मों की हद थी शेखावटी क्षेत्र के अंदर। अब यहीं पर दोस्तों एक और राजस्थान के अंदर एक और शर्मनाक घटना होती है, कूदन हत्याकांड। सीकर में ये गांव था कूदन हत्याकांड। अब यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था कि जब किसानों ने विरोध करना शुरू किया, सामंतों के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने क्या है, एक अधिकारी ब्रेव की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य क्या था कि सामंतों द्वारा जो किसानों पे अत्याचार किए जा रहे हैं उनका उस समस्या का समाधान करना या किसानों पर हो रहे अत्याचारों पर नियंत्रण करना। लेकिन दोस्तों ये ब्रेव जो था यह खुद एक क्रूर शासक था, या यह बहुत क्रूर निर्दयी व्यक्ति था। इसने खुद ने क्या किया कि जो ये कूदन हत्याकांड है इसको अंजाम दे दिया। अब दोस्तों यह जो था, कह सकते हैं कि यह सामंतों का ही बहुत बड़ा मित्र रहा, जिसने क्या किया, कूदन गांव जो कि सीकर में स्थित थे, वहां पर किसानों की एक आम सभा चल रही थी, उसमें एक भीषण नरसंहार करवा दिया था। वहां पे क्या है कि किसानों पे अंधाधुंध गोलीबारी करवा दी थी। अब देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख हत्याकांड हुए हैं वह सभी आपको ध्यान रखने, चाहे कूदन हो या नीमू चढ़ा का या डाबी का हत्याकांड, तो यह सभी हत्याकांड आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ, कूदन के अंदर गोलीबारी किसने करवाई थी? ब्रेव ने। ब्रेव को क्या है कि किसानों पर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों इस आंदोलन की जो जानकारी थी, वह किसके द्वारा पहुंचाई गई? रामनारायण चौधरी द्वारा। रामनारायण चौधरी ने इस हत्याकांड की जानकारी अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान में पहले प्रकाशित की और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। किसको? कूदन हत्याकांड को। और साथ ही साथ इस मुद्दे को उन्होंने भारत ही नहीं, इंग्लैंड के अंदर भी एक पहचान दिलाई। इस मुद्दे को कहाँ लेके गए? इंग्लैंड की संसद में या इंग्लैंड की पार्लियामेंट में यह मुद्दा भी उन्होंने उठवाया था। तो दोस्तों शेखावटी का एकमात्र आंदोलन जिसकी चर्चा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई है या इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की संसद में हुई है, वह कौन सा है? सीकर किसान आंदोलन। और यह किसके द्वारा संभव हो पाया? रामनारायण चौधरी द्वारा। तो मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में या इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही इंग्लैंड के अंदर भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन क्या है? लोकसभा के तुल्य। तो वैसे ही इंग्लैंड की संसद में इस हत्याकांड में चर्चा हुई। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 7 बार इस पर चर्चाएं हुई थी। और इस चर्चा को करवाने का श्रेय किसके पास जाता है? रामनारायण चौधरी का। तो दोस्तों कूदन हत्याकांड जो है वो कहाँ हुआ था? सीकर में। किसके द्वारा करवाया गया था? ब्रेव द्वारा। और इसके बारे में जानकारी किसने दी हमें? रामनारायण चौधरी अपने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित किया और इस मुद्दे को उन्होंने इंग्लैंड तक भी उठाया था। तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सीकर किसान आंदोलन के बाद दोस्तों अब अगला आता है शेखावटी क्षेत्र के अंदर ही एक महिला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? कटराथल। अब दोस्तों आते हैं कटराथल महिला सम्मेलन। शेखावटी क्षेत्र के अंदर भी एक महत्वपूर्ण महिला सम्मेलन भी हुआ था। अब दोस्तों मैंने आपको अभी जो बताया था कि सामंतियों के जुल्म से शेखावटी क्षेत्र के लोग, किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। तो यहाँ की महिलाओं के साथ भी यहाँ के ठाकुर या यहाँ के सामंत जो थे वह बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। तो ऐसी एक घटना होती है
सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा, जो महिलाओं के साथ में कुछ दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो इस बात का गुस्सा या इस बात का बदला कौन लेती है? अपनी श्रीमती किशोरी देवी। श्रीमती किशोरी देवी क्या है, एक महिलाओं का सम्मेलन आयोजित करवाती हैं 25 अप्रैल 1934 में। श्रीमती किशोरी देवी एक महिलाओं के लिए 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गांव के अंदर एक महिला सम्मेलन आयोजित करवाती है, जिसमें दूर दूर से कम 10,000 जाट महिलाएं एकत्रित हुई थी और सामंतों के हो रहे जुल्मों का विरोध किया था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, कटराथल महिला सम्मेलन यह किसके द्वारा आयोजित करवाया गया था? श्रीमती किशोरी देवी। कब आयोजित करवाया गया था? 25 अप्रैल 1934 में। इसमें हुआ क्या था दोस्तों, लगभग शेखावटी क्षेत्र की 10,000 जाट महिलाएं एकत्रित हुई थी और उन पर हो रहे सामंती जुल्मों के विरुद्ध में उन्होंने विरोध प्रकट किया था। अब दोस्तों इसके बाद अगला जो शेखावटी क्षेत्र का आंदोलन आता है वो आता है चिड़ावा किसान आंदोलन। अब चिड़ावा किसान आंदोलन में दोस्तों हुआ क्या था, 1922 के अंदर मास्टर प्यारेलाल नाम के व्यक्ति ने एक अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। चिड़ावा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मास्टर प्यारेलाल ने। अब हुआ क्या था दोस्तों, इन्होंने 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। अमर सेवा समिति जो थी यह किसानों में जागरूकता लाने के लिए एक संस्था स्थापित की गई थी और यह क्या है कि किसानों में जन जागृति, किसानों के अधिकारों से उन्हें अवगत कराना, साथ ही साथ किसानों के लिए कार्य करना, यह सब कार्यों में लिप्त थी। तो दोस्तों यह बात किसको बुरी लगेगी? खेतड़ी के नरेश को। चिड़ावा कहाँ स्थित है? खेतड़ी में या झुंझुनू में। तो खेतड़ी के नरेश ने क्या किया, प्यारेलाल इनको क्या है, गिरफ्तार करवा दिया था और साथ ही साथ अमर सेवा समिति के सदस्यों को क्या है, गिरफ्तार करवाया और साथ ही साथ इनको जेल में बहुत सारी यातनाएं दी, जिनसे यह 3 दिन तक बेहोश रहे। अब इस पर दोस्तों जो चिड़ावा के किसान थे उन्होंने कठोर विरोध किया इस घटना का, कि प्यारेलाल को जेल के अंदर जो यातनाएं दी गई थी उस घटना का किसानों ने कठोर विरोध किया और 23 दिन बाद प्यारेलाल और उनके साथियों को मजबूरी में खेतड़ी के नरेश द्वारा रिहा करना पड़ जाता है। तो दोस्तों चिड़ावा किसान आंदोलन यह किसके द्वारा चलाया गया है? मुख्य रूप से किसानों ने चलाया था, लेकिन किसके लिए चलाया था? मास्टर प्यारेलाल। अब दोस्तों चिड़ावा का जो गांधी कहलाता है वो कौन कहलाता है? मास्टर प्यारेलाल। यह दोस्तों जो चिड़ावा किसान आंदोलन है इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह मास्टर प्यारेलाल, इनको क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपने शेखावटी क्षेत्र के किसान आंदोलन होते हैं पूरे। अब अपना आते हैं मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलनों पर। दोस्तों अगला किसान आंदोलन आता है मारवाड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन। मारवाड़ जो क्षेत्र था राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी रियासत थी, लगभग से राजस्थान के 26% या राजपूताना के 26% भाग पर फैला था और यहाँ पर सामंती व्यवस्था जो सबसे मजबूत थी, जोधपुर या मारवाड़ के 87% भूमि पर सामंतों का शासन था। तो सामंतों का शासन था। अब इन सामंतों से बैर लेना इतना आसान नहीं था किसानों के लिए, क्योंकि 87% भूभाग पे किनका अधिकार था? सामंतों का। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर 2 प्रमुख आंदोलन हुए थे। पहला तो तोल आंदोलन। अब तोल आंदोलन के नेता कौन थे? चांदमल सुराणा। अब हुआ क्या था दोस्तों, तोल के कांटे के अंदर क्या है, बदलाव कर दिया गया था जोधपुर रियासत द्वारा। पहले क्या था, एक शेर जो था वह 100 तोले का होता था, लेकिन जोधपुर रियासत ने कितने का कर दिया? 80 तोले का।
तो यह बदलने का जो निर्णय किया गया यह किसानों के लिए क्या है, सही नहीं था। तो इसका विरोध कौन करते हैं, चांदमल सुराणा। अब उनके विरोध के दबाव के कारण जोधपुर रियासत जो है वापस से अपने पहले के निर्णय पे आ जाती है और एक शेर का तोल जो है 100 तोलों के बराबर कर देती है। तो यह जो किसान आंदोलन हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ, चांदमल सुराणा का। इसके बाद दोस्तों अगला किसान आंदोलन होता है 1923 में। इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, जय नारायण व्यास ने, जिसमें किसानों की वही समस्याएं, अत्यधिक लगान, अत्यधिक लाल बाग और तरह तरह के जुल्मों के खिलाफ किन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, नेता जय नारायण व्यास। अब जय नारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकरिणी सभा का स्थापना की थी। किसकी, मारवाड़ हितकरिणी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों इस किसान आंदोलन के लिए 2 पुस्तकें जिनके द्वारा जन जागृति फैलाई गई थी, लोगों में किसानों के अंदर जागरूकता का संचार किया गया था, वह थी पोपा बायरी पोल और साथ ही साथ में दूसरी कौन थी, मारवाड़ी दशा। इन दोनों पुस्तकों के द्वारा मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या है, जन जागृति फैलाई गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ में अपने किसान आंदोलन होते हैं पूरे। किसान आंदोलन के बाद में हम दोस्तों आएंगे जनजातीय आंदोलन पर। आपको कोई भी समस्या आती है तो वीडियो को दोबारा देखिए, कोई भी समस्या और भी आती है तो हमसे संपर्क करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।